तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक होगा, पहले तो हम लेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। समझ गए बच्चों? पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं ये होता क्या है, और फिर डिस्कस करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो बच्चों, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों जो टर्म है ना, ये किसी भी प्रैक्टिकल में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिलती हैं उन वैल्यूज की क्लोजनेस या उन वैल्यूज की जो ट्रू रिजल्ट है उससे क्लोजनेस, इनको बताने के लिए दी जाती है। समझ गए ना कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उस प्रैक्टिकल में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जो हमारा रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, इसी को डिफाइन करने के लिए दी गई है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर एक एग्जांपल लेके अच्छी तरह से समझेंगे कि ये दोनों क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट का मतलब समझते हो आप, कि जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे आपको एक रिजल्ट मिला, तो उस रिजल्ट को जब आप एक ट्रू वैल्यू कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका जो ट्रू रिजल्ट है उस ट्रू वैल्यू से आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना क्लोज है, इसी को बोला गया है क्या बच्चों, एक्यूरेसी। कि जितना क्लोज होगा हम कहेंगे वो रिजल्ट क्या है, उतना ही एक्यूरेट है। और प्रिसीजन जो होता है बच्चों, ये कहलाता है कि आपने एक ही क्वांटिटी के लिए, मेजरमेंट के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स में जो क्लोजनेस है, उनके रिजल्ट्स में जो क्लोजनेस है वो कहलाती है क्या बच्चों, प्रिसीजन। तो देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ये कहलाएगा क्लोजनेस, समझ गए बच्चों, क्लोजनेस ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। समझ गए ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी विद करेक्ट, या हम इसी को बोल सकते हैं ट्रू, करेक्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। समझ गए ना बच्चों? तो इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ये है कि जब आप किसी क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी के लिए एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें मिलने वाली जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके रिजल्ट की, उसकी करेक्ट वैल्यू से कितनी क्लोजनेस है वो क्या कहलाती है बच्चों, एक्यूरेसी। समझ गए ना? फिर हम आते हैं प्रिसीजन के बारे में, फिर इसका एक एग्जांपल लेके अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रिसीजन क्या कहलाता है। समझ गए ना? तो देखो, प्रिसीजन मतलब है कि आप एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट वैल्यूज की जो क्लोजनेस है ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रिसीजन। समझ गए ना कि हम इसको लिखेंगे कि क्लोजनेस, समझ गए ना, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट वैल्यूज और experimental values of same quantity is called precision। समझ गए बच्चों कि एक ही सेम क्वांटिटी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, और जो है उनकी क्लोजनेस को तो बोलते हैं प्रिसीजन, और एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की ट्रू वैल्यू से जो क्लोजनेस दिखाई देती है उसे बोलते हैं क्या बच्चों,
एक्यूरेसी। देखो एक रिजल्ट एक उससे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कि एक ये है एग्जाम्पल कि ट्रू मास, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ये है सपोज 8.5 ग्राम कि एक ऑब्जेक्ट है, कि इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है जिसका ट्रू मास जो है, एक मास निकाला गया है, एक्चुअल वैल्यू निकाली गई है, वो है 8.5 ग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम ये देखें कि एक 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, फॉलोइंग 3, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स डन बाय 3 पर्सन्स। समझ गए ना कि 3 पर्सन्स हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट करने के लिए 3 पर्सन्स ने प्रैक्टिकल किए। अब देखो इनके रिजल्ट्स अगर हम देखें, जैसे एक पहला है कि एक पर्सन जो है, सपोज ये पर्सन जो है, ठीक है, कि 3 पर्सन्स में तो पहला पर्सन जो है ए रिपोर्ट्स द रिजल्ट, और ये निकाला उसने 8.2 8.3। ठीक इसी तरह से बी नंबर में हम ये कहें कि दूसरा जो पर्सन था बी, इसने रिपोर्ट किया मास, इसका जो रिजल्ट मिला वो है 8.1 और 8.8। और जो पर्सन थर्ड था, ठीक है, मान लो वो सी है, इसने जो रिपोर्ट किया मास, रिपोर्ट द रिजल्ट, मास रिजल्ट मतलब मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट, तो इसने किया 8.49 और 8.52। इस तरह से 3 अलग अलग पर्सन्स थे, 3 अलग अलग क्या किए गए मेजरमेंट मास के प्रैक्टिकली, और ये 3 रिजल्ट मिले। अब हमें इनको देख के बताना है कि जो पहला रिजल्ट है ए वाला, क्या वो एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, बी वाला क्या एक्यूरेट है प्रिसाइज है, और सी वाला क्या एक्यूरेट है प्रिसाइज है। तो देखो बच्चों, पहले वाले में अगर आप देखें तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो काफी क्लोज हैं, 8.2 8.3 बहुत ही क्लोज हैं। तो ये क्लोजनेस जो है कि जो मेजरमेंट वैल्यूज हैं उनकी जो क्लोजनेस दिखाई दे रही है ना, ये कहलाएगी प्रिसाइज वैल्यू वाले, वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, 8.5 से काफी डिफरेंस रखते हैं। दूसरे वाली देखो, इनमें ना तो क्लोजनेस है और ना ही ट्रू वैल्यू के आसपास है, काफी दूर है। और तीसरा वाला देखो आप कि जो तीसरा रिजल्ट है, एक तो वो बिल्कुल पास में है, 8.49 8.52 एक दूसरे की क्लोजनेस भी है, और जो ट्रू वैल्यू है 8.5 उसके भी क्लोज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है वो प्रिसाइज है, दूसरा ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, और तीसरा जो है एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो इस तरह से हम ये कहें कि 10, ठीक है, कि ए जो रिजल्ट है, रिजल्ट ए जो है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, अगर हम इनको देखें कि रिजल्ट हमारा जो प्रिसाइज है और एक्यूरेट है, तो प्रिसाइज, तो रिजल्ट ए ये कैसा है, अगर हम देखें कि प्रिसाइज है ड्यू टू क्लोजनेस इन experimental values but not accurate, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंस रख रहा है, काफी डिफर है, 8.5 से काफी नीचे, ठीक है। बी में चले जाएं तो जो रिजल्ट्स हैं ना बच्चों, नॉट एक्यूरेट और नॉट precise due to large difference between experimental
वैल्यूज एंड फ्रॉम ट्रू वैल्यूज। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से भी काफी डिफरेंस रख रही हैं और ट्रू से तो रख ही रही हैं। और अब हम आ जाते हैं थर्ड रिजल्ट। अरे थर्ड रिजल्ट सी जो है, ये जो है बच्चों एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ड्यू टू वेरी क्लोजनेस बिटवीन experimental values and with true value। समझ रहे बच्चों कि ये तीन रिजल्ट, मतलब इसने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट ट्रू है 8.5 ग्राम, तीन एक्सपेरिमेंट तीन पर्सन ने किए। पहले वाले के रिजल्ट देख रहे हैं 8.2 8.3 है, दूसरे में 8.1 8.8। तो हम जानते हैं कि रिजल्ट प्रिसाइज हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्लोजनेस है, भले उनकी ट्रू वैल्यू से काफी डिफरेंस है। दूसरा, ना तो क्लोजनेस उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में है और ना ही क्लोजनेस विद किसके साथ है बच्चों, कि रिजल्ट नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज ड्यू टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड फ्रॉम ट्रू वैल्यू। और रिजल्ट सी जो है वो एक्यूरेट भी दिख रहा है, प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उनमें भी क्लोजनेस है और ट्रू वैल्यू के साथ भी क्या है बच्चों, क्लोजनेस है। तो इस तरह से ये कहलाता है एक्यूरेसी। और किसके बारे में बच्चों, प्रिसीजन के बारे में। तो यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं बच्चों जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अब हम ये लेंगे सिग्निफिकेंट, समझ गए ना, फिगर्स, इसके बारे में। ओके, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं इनको डिसाइड करने के। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं, न्यूमेरिकली या डिजिट में जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उन रिजल्ट्स में कितनी क्या है, मीनिंगफुल वैल्यूज हैं, मतलब कितना वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है वो रिजल्ट। इसी को बताने के लिए क्या किया गया है बच्चों, ये फिगर्स दिए गए हैं कि कोई भी रिजल्ट है, कोई भी नंबर है, तो वो रिजल्ट कितना अच्छा है, कितना कॉन्फिडेंशियल है, या कितना कॉन्फिडेंट प्रोड्यूस करता है। कि जैसे मैं कहूं मेरी हाइट है 5.7694, ठीक है, मीटर में, ये सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर में, या कुछ भी कहूं, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स लगे हुए हैं, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया गया है। और मैं कह दूं मेरी हाइट है 5 मीटर, तो इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि ऐसा लग रहा है 5 मीटर, इसका मतलब ऊपर नीचे भी तो हो सकती है ना। लेकिन अगर आपने पॉइंट लगा के लिख दिए तो इसका मतलब रिजल्ट बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। तो ध्यान रखें कि किसी रिजल्ट में जितने ज्यादा डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद, वो रिजल्ट उतना ही अच्छा माना जाता है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा में जो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं बच्चों, जिनका कोई सिग्निफिकेंस है, वही कहलाते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब हम इसका डेफिनेशन दें कि द मीनिंग, ठीक है, मीनिंगफुल डिजिट्स ऑफ experimental result are called significant figures। समझ गए बच्चों कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में जो हमें मीनिंगफुल डिजिट्स मिलते हैं, जिनका कोई इंपॉर्टेंस है, तो उनको बोला जाता है क्या बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन में कि ये होते हैं सर्टेन नंबर प्लस, ठीक है, अनसर्टेन नंबर, इनको जोड़ दो। देखो अब मैं यहां बता दूं कि जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट
digit of data or given number is called uncertain digit। ऐसा क्यों बोला जाता है बच्चों कि लास्ट डिजिट को अनसर्टेन क्यों मानते हैं? जैसे मैंने कहा कि किसी की हाइट है 5.569, तो वो जो 9 है ना वो अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई दूसरा कोई इसकी हाइट मेजर करे और वो 9 की जगह 8 कर दे या 7 कर दे, तो उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है +-1 की। मतलब हैविंग, हम ये कह सकते हैं कि हैविंग अनसर्टेनिटी इन लास्ट डिजिट, और ये डिजिट की जो अनसर्टेनिटी है वो +-1 हो सकती है। समझ गए ना कि एक ज्यादा भी हो सकता है उसी नंबर में, एक कम हो सकता है। और ऑल, अगर हम ये कहें कि ऑल डिजिट, ठीक है, एक्सेप्ट लास्ट डिजिट, इनको बोला जाता है बच्चों सर्टेन नंबर। क्या बोलते हैं? सर्टेन नंबर। क्यों बोलते हैं सर्टेन नंबर? क्योंकि ये फिक्स होते हैं कि मैंने कहा मेरी हाइट है 5.693, तो 3 हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। आप एक्सपेरिमेंट करें तो 3 को 4, 4 को 5 भी कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले वाले जो डिजिट है वो तो फिक्स है ना, उनमें ज्यादा चेंज नहीं दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से जैसे लिखा है 2.56732, तो ये जो डिजिट दिख रहा है बच्चों, इसको बोलेंगे हम अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलेंगे? अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, ये अनसर्टेन हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है +-1 की, मतलब ये 3 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 भी हो सकता है। और बाकी ये जो डिजिट बच्चे, इनको बोलते हैं सर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट। ये फिक्स्ड है, समझ गए ना, बिल्कुल डेफिनेट है, ये वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो हम ये कहें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसकी, तो हम लिखेंगे कितने बच्चों, देखो कि 1 2 3 4, ठीक है, तो 3 5, तो ये 5 जो डिजिट है ये तो सर्टेन है, ठीक है, और प्लस जो 1 डिजिट है लास्ट वाला 2, ये क्या है बच्चों? अनसर्टेन। तो टोटल मिला के कितने डिजिट हो गए? 6। तो यही है इनकी सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो हो गए कि हमें नंबर दे रखा था, तो हमने इस तरह से लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट को सर्टेन मान लिया, लास्ट को अनसर्टेन, उनको ऐड कर दिया। डिजिट जोड़ना है ना कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज की कितना कितना है, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं जो मेन है इसमें, वो है रूल्स फॉर, ठीक है, कैलकुलेशन, या हम कहें कि रूल्स फॉर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए बच्चों कि अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी में, किसी डाटा में, किसी नंबर में निकालना है तो क्या रूल्स रखें। तो इन रूल्स को याद करना है, अच्छी तरह से समझ लेना है पहले तो, और फिर आप रूल्स याद कर लोगे तो बहुत इजी है। देखो पहला ये होता है कि ऑल नॉन जीरो, ऑल ये हो जाएगा नॉन जीरो, ठीक है बच्चों, डिजिट जो होते हैं डिजिट्स, तो जितने भी आर सिग्निफिकेंट, क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। जैसे लिखा है 175 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? 3। लिखा है 0.175 सेंटीमीटर, तो हम इसमें कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। या लिखा है 1.75 सेंटीमीटर, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? 3। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, चाहे वो उसमें डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला रूल समझ गए बच्चों। दूसरा है कि जीरोज, अगर इसमें क्या आ जाए? जीरोज टू दी लेफ्ट, समझ गए बच्चों, टू द लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट
नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं, नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर, ये जो होगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा बच्चों कि और नॉट सिग्निफिकेंट। समझ गए ना कि अगर किसी भी नंबर में पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो लगे हैं बच्चों, तो ध्यान रखें वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे लिखा है 0 1, ठीक है, ऐसा लिखा है 0.0175 सेंटीमीटर, तो हम इसमें कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। ये लिखा है 0.0175 सेंटीमीटर, तो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहेंगे, 3। यह लिखा है 0.2, तो भी हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेंगे, 1। तो समझ गए ना कि अगर किसी भी नंबर, गिवन नंबर में अगर नॉन, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसकी लेफ्ट में कोई जीरो लगा है, तो ध्यान रखें वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, फिर आता है कि जीरोज अगर कहां है बच्चों, बिटवीन, ठीक है, 2 नॉन जीरो डिजिट। समझ गए ना, तो ये क्या होंगे, आर सिग्निफिकेंट। जैसे लिखा है 1.007, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। ठीक है, ऐसे लिखा है 1 2 3, तो इसमें हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। इस तरह से, तो इस तरह से दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरोज आते हैं तो ध्यान रखें वो सिग्निफिकेंट होंगे। फोर्थ नंबर में आते हैं कि जीरोज, ठीक है, अब आता है बच्चों कि अगर जीरो किसी नंबर के बिल्कुल राइट में और लास्ट में हो तो क्या होगा वो, ठीक है, तो ध्यान रखें कि जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर और सिग्निफिकेंट। ये कब सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड they are on the right side of decimal point। समझ गए बच्चों कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में जीरो है तो ये तभी सिग्निफिकेंट होंगे, ध्यान रखें, जब उन जीरो के राइट में, मतलब जो है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके आगे जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो एट द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। मतलब लिखा है 2.00, तो ध्यान रखें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। समझ गए ना, ऐसे लिखा है 0.060, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगी। मतलब है अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आते हैं और लास्ट में है, किसी नंबर के एंड में है, तो वो तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब वो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हो और वो भी नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इस तरह से ये है, तो इसमें हो जाएगा 0.060, ठीक है, तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब नॉन जीरो, लास्ट वाले जीरो की बात कर रहा हूं, किसी नंबर के आगे का जीरो कभी भी क्या नहीं होता, फर्स्ट डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट के आगे का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन किसी नॉन जीरो डिजिट के आगे का जीरो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब वो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हो। तो यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ में आए कि द टर्मिनल, अगर अब आता है कि अगर मान लो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, कि अगर हम ये कहें कि टर्मिनल जीरो नॉट सिग्निफिकेंट। समझ गए बच्चों, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। समझ गए बच्चों कि डेसिमल पॉइंट present in number,
जैसे लिखा है 100, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा बच्चों। 1000 तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, ऐसे। ठीक है। ठीक इसी तरह से 2020 लिखा है, तो हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेंगे बताओ? तो ये कितने हो जाएंगे? 3। तो किसी नंबर में अगर डिजिटल या डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो टर्मिनल जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं लेना। लेकिन कई बार आता है कि ऐसे में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिसाइड करें, कई बार कंफ्यूजन वाला है, तो फिर ना एक साइंटिफिक नोटेशन आता है। लेकिन एक नॉर्मली अगर आपको डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो आप ध्यान रखें उसमें आप जीरो को छोड़कर बाकी नॉन जीरो डिजिट हैं या जो भी, उनको ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। ठीक है। अब एक और रूल आता है कि अगर एग्जैक्ट नंबर हो बच्चों, एग्जैक्ट नंबर समझ रहे हो, जिसमें पॉइंट लगने की गुंजाइश नहीं हो सकती, कि हम मतलब पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं लिख सकते जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, कि जैसे मान लो 4 बॉल्स हैं तो 4 बॉल्स ही रहेंगी, हम 4.0 तो लिख सकते हैं, लेकिन 4.5 बॉल्स ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बॉल तो 4 ही है ना, आप उन्हें कितनी बार कितने भी लोग गिन लें वो तो 4 ही निकलेंगी ना। तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, ठीक है, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपसे पूछे गए हो तो एग्जैक्ट नंबर हैव, ठीक है, एन इनफिनिट, समझ गए बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर। ये है। अब आता है कि इनको कैसे याद करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, समझ गए ना? किसके थ्रू बताएं? कि साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें क्या होते हैं बच्चों? इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। उनमें हम पॉइंट लगा के या हम कहें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख के और फिर हम जीरो बढ़ाते चले। जैसे मान लो लिखा है, एक एग्जांपल है कि 4 बॉल्स, क्या लिखा है, या 4 पेन्स लिखा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.0 पेन। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? 4.00 पेन। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। तो डेसिमल पॉइंट लगा के जीरो लगाते रहो, तो जितने जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे वो तो सब सिग्निफिकेंट हो गए ना। इसीलिए इनमें क्या होंगे? ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है कि 400 सेंटीमीटर लेंथ, किसी की लेंथ है, तो अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो सिर्फ 400 लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों? 1। लेकिन हम 4.00 इंटू 10⁻² लगा दें तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गए? 3। और मैं लिख दूं 0.00 इंटू 10⁻², तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? 4। 4.000 इंटू 10⁻, ठीक है, 2 लिख दें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5। ध्यान रखें कि जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, समझ गए ना, वो सिग्निफिकेंट होती है, और जो एक्सपोनेंट के पहले वाली, सॉरी, सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन जो एक्सपोनेंट के पहले वैल्यू आती है वो सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं कि एक्सपोनेंट वैल्यू मींस 10⁻n नॉन सिग्निफिकेंट। समझ गए बच्चों? बट एन वैल्यू जो आपने नोटेशन में देखा था, एन वैल्यू जो कि, ठीक है, ये क्या होगी? सिग्निफिकेंट। जानते हो ना साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब मैं यहां लिखे ऐसे लिखे दे रहा हूं कि मान लो नंबर आपने ऐसे लिख लिया, नंबर दिया है n इंटू 10⁻n, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा, बट ये सिग्निफिकेंट मतलब नॉट सिग्निफिकेंट, इस तरह से। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये क्या है? सिग्निफिकेंट होगा, इस तरह से।
तो यहां तक बात कुछ समझ में आई? जैसे लिखा है 6.02 इंटू 10⁻23, तो आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो कितने होंगे बच्चों, बताओ। तो हम लिखेंगे 3, मैंने लिख दिया 6.020 10⁻23। तो अब जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें बताओ कितने हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, 4। तो इस तरह से, या इसी तरह 6.0 या 6.624, इसी तरह से अगर हम ये कहें कि 6.624 इंटू 10⁻34 लिखा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछे जाएं कितने होंगे, समझ गए ना। तो ये कितने हो गए, 4, क्योंकि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जो एक्सपोनेंट वैल्यू है बच्चों वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, इस तरह से। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये तो नॉर्मल जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं। इसके बाद जो रूल्स आएंगे बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो मैं इसी में कर देता हूं पूरा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन, किस में आ जाते हैं, एडिशन में। किस में बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि इसमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान रखें कि रिजल्ट जो निकालोगे, रिजल्ट, ठीक है, शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर, समझ गए ना, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर कैरी मिनिमम, समझ गए बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है, मिनिमम नंबर of decimal places to the right। फिर से समझें कि रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, एज द नंबर कैरी मिनिमम नंबर, ठीक है, क्या, एज द कैरी मिनिमम नंबर, एज द नंबर कैरी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस टू द राइट। बात समझ रहे हैं कि जब आप एडिशन कराएं या सब्ट्रैक्शन, उसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों, समझ गए ना, उसमें जो आपको क्या मिलेगा, एडिशन फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर कैरी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस टू द राइट। देखो मतलब क्या है कि जैसे आप एक रिजल्ट को देखें, ये लिखा है 11.1 और 1.11 और 0.11, ये है, आपने इसको ऐड किया तो ये आ गया 12.32। अब ये कह रहा है कि रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद आपको उतने ही डिजिट लेने हैं जितने कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब ये जो बीच में आए हैं नंबर जिनको ऐड किया जा रहा है, उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जिस नंबर में सबसे कम क्या हो, डिजिट हो। तो देखो आपकी पहला ये वाला जो है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक ही क्या होना चाहिए बच्चों, एक डिजिट। तो हम ये कह सकते हैं कि दस, ठीक है, इन रिजल्ट हैज वन, ठीक है, डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। समझ गए ना कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितना लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट 12.3। यही हमारा क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट हुआ, या हम ये कहें कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। तो समझ गए, फिर से समझें बच्चों कि जब आप एडिशन करा रहे हो या सब्ट्रैक्शन, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट लगाओगे जितने की जो नंबर ऐड किए जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं उसमें सबसे मिनिमम डेसिमल
के बाद जो डिजिट होते हैं जितने दिखाई दें उतने ही। तो आप देख रहे हैं कि तीनों को ऐड किया तो सबसे कम डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट वाले में है 1, तो रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही क्या आना चाहिए, डिजिट आना चाहिए। अब जैसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि 3.56 माइनस 0.03 और 1, आपने इसको ऐड किया तो ये आ गया 3.529। ठीक है, तो इसमें देखो आप कि इस वाले ऑपरेटर में यहां पर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। इसका मतलब है कि रिजल्ट में भी हमारा जो क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए बच्चों, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि thus इन रिजल्ट, ठीक है, हैज 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, समझ गए ना पॉइंट। मतलब ये रिजल्ट हो जाएगा 3.5। अब देखो बच्चों यहाँ 9 को हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं या हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हमारे पास 9 चूंकि 5 से बड़ा है तो एक प्रीसीडिंग में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा ये। तो यही हुआ हमारा क्या, फाइनल रिजल्ट। और सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। समझ गए ना मैंने क्यों हटा दिया एक 9 को, क्योंकि आप जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 ही डिजिट आएंगे। और ऐसे में हमें 9 को ड्रॉप आउट करना होगा, तो ऐसे में जो राउंडिंग ऑफ रूल है उसमें 9 5 से बड़ा है, इसलिए प्रीसीडिंग वैल्यू मैंने क्या जोड़ दिया, 1। तो यहां तक आप समझ गए। अब दूसरा आता है कि मल्टीप्लीकेशन, समझ गए ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया है तो क्या करें। तो आपको ध्यान रखना है कि द फाइनल रिजल्ट, समझ गए बच्चों, द फाइनल रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, समझ गए बच्चों, रिपोर्टेड एज हैविंग द सेम नंबर, समझ गए ना, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एज द नंबर, किस नंबर के बराबर होंगे बच्चों, एज द नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है, फिगर। मतलब समझ में आया कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं बच्चों जितने की जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, जिसमें सबसे कम क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब उसमें 3 है तो हमारे फाइनल रिजल्ट में भी 3 ही होने चाहिए। जैसे हमने लिखा, एक एग्जांपल है कि 15.79 इंटू 6.06, हमारे पास रिजल्ट आया 95.6874। अब यहां देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लीस्ट, समझ गए बच्चों, इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं बच्चों, 3। तो इसका मतलब है कि 10, ठीक है, इन फाइनल रिजल्ट, ठीक है, शुड बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए ना कि इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 95.6874 है। तो देखो पहला ड्रॉप आउट किया 4, ठीक है, राउंडिंग किया आपने, राउंडिंग ऑफ रिमूव किया आपने, 4 रिमूव किया, तो बचेगा क्या, 95.68 और 7। फिर 7 को मूव करेंगे हम, यहां पर रिमूव करेंगे बच्चों, तो 7 चूंकि ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 95.69। अब हमें 4 डिजिट तक ही, सॉरी 3 डिजिट तक ही ले जाना है, तो फिर और आगे बढ़ेंगे, तो अब 9 को रिमूव कर रहे हैं बच्चों,
तो 9 को रिमूव करेंगे जो ग्रेटर देन मतलब 9 ग्रेटर देन 5, तो अब हो जाएगा 95.7। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। समझ गए ना कि इसमें एक तो राउंडिंग ऑफ रूल भी अच्छे से याद रखोगे, दूसरा आपको फिर से समझ लें कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद रिजल्ट में, ठीक है, कि रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड एट द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द नंबर कैरी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कि उस नंबर के बराबर होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम क्या होते हैं, डिजिट। और जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही आपको या हम सीधा सा है रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जितने की जो ऑपरेटर्स हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसके फिगर के बराबर ही रिजल्ट में क्या होने चाहिए, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। इस तरह से आपको चाहे आप डिवीजन कर रहे हो और चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आपको इतना अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बात समझ गए ना? तो ये था हमारा कुल मिला के आज का जो रिजल्ट है उसके बारे में। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। जैसे लिखा है, ठीक है, किसी का वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि मास अपॉन डेंसिटी है, ये है। तो मास लिखा है 6.932 और डेंसिटी लिखी है 7.7। आपने इसका रिजल्ट निकाला और ये निकला 0.902597, ठीक है। तो अब आपके पास ये रिजल्ट आया, अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये डिवीजन में आ गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास केवल 2 ही क्या होने चाहिए बच्चों, डिजिट। तो आपके पास 0.90 ये फाइनल रिजल्ट लिखा जाए। अब आप चाहे इसमें कुछ भी ऐड कर लें, 9 का 10, 10 का 6, 6 का फिर ये 3, अब चूंकि 3 लेस देन क्या है बच्चों, 5, तो 90। तो इस तरह से यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रखने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ही ऑपरेटर में मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने दिख रहे हैं, 2। तो इस तरह से हमें डिसाइड करने होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो 11th में इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना। समझ गए ना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में था। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं वीडियो में।